कुछ लोग जो है वो इवनिंग में ऐसा जो है ऐसे एक्सरसाइज यहाँ पे करेंगे, तो उससे सबसे ज़्यादा हेल्प मिला था। अगर आप ये प्रोसेस 15 डेज़ के लिए भी करते हैं, 15 दिन के लिए भी करते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा चेंज उसमें देखने को मिलेगा। करंट टफ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। इसमें माइंड का गेम है। जैसे मैं अपने आप को कन्विंस करता था कि प्रीलिम्स अगर 2 महीने दूर है तो मुझे 2 महीने पढ़ने हैं प्लस 3 महीने, 5 महीने पढ़ने हैं, तो यहाँ से मैं बाहर निकलता। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का बहुत तरीके हैं। आप फुल फैक्टर और फुल स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि आप जब टारगेट सेट कर रहे हैं तो आप देखिए कि आप 70 to 80% टारगेट अचीव कर पा रहे हैं। आपके जो क्लोज निट ग्रुप्स हैं उसमें सब सीरियस लोग हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। आप जैसे मैं फैमिली से कनेक्टेड था तो वहाँ से भी एक मोटिवेशन मिलता है जब आप घर वालों से अच्छे से कनेक्टेड होते हैं। तो और जो भी डिस्ट्रैक्शन है, मैं ये करता हूँ कि 5 महीने डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज़ कर लेना है। जैसे अगर कोई भी इशू है, जैसे अगर मेरी मेड मुझे परेशान कर दे, होता है बहुत बार तो मैं ऐसे बोलता था, ऐसा था कि मेरे साथ में जो रहते थे वो बोले कि नहीं खाना हम लोग बनवाते हैं, अच्छा ठीक है खाना बनवाते हैं। उसको ऐसे रखा था कि आप आना, संडे को आपसे मैं लूँगा मेनू कि क्या क्या आप मंगाना है, मैं एक बार ऑर्डर करूँगा, आपके सामने ऑर्डर करूँगा। 1 हफ्ते तक आपको कुछ नहीं बोलना है। मैं मेन्यू बना के चिपका दिया था, आपको जो मन करे आप बनाइए, लेकिन और चाबी भी दे दिया था कि आप आइए बनाइए, लेकिन एक बार भी मत पूछिए क्या बनाना है। बिग बास्केट से आता था सामान, वो आराम से बैठ के फ्रीज में भी मैं सामान नहीं रखता था। तो इतना क्लैरिटी रखा था कि आप आइए, आपको जितना पैसे लेना है इतना लीजिए और आप आराम से काम करके जाइए, लेकिन हमें डिस्टर्ब थोड़ा सा भी ना करें। तो इस तरीके से जो भी डिस्ट्रैक्शन थे उसको मिनिमाइज़ कर लिया था। घर पे बात करने का टाइम भी फिक्स था, दोस्तों से अगर कुछ डिस्कशन करना है उसका भी टाइम फिक्स करके रखा था। अगर मुझे सोना है तो उसको भी कैलकुलेट करके रखा था कि हाँ दिन में इतने घंटे सो रहे हैं, रात में इतने घंटे सो रहे हैं। और मैं जनरली मुझे बहुत नींद आती है तो मैं पावर नैप्स बहुत लेता था, तो इससे मुझे बहुत इफेक्टिव। सर 4-5 दिन के बाद एग्जॉस्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब 8-9 घंटे के बाद 4-5 डेज के बाद जब एग्जॉस्शन होता है तब टेंडेंसी होती है कि ब्रेक लेने की। अगर ब्रेक लेता तो फिर वो गिल्ट फील आ जाती है, फिर उसके लिए इसमें ये है कि जैसे अगर मानिए अगर आप ये चीज़ समझिए, अगर आपने एक गलती किया है तो गलती के ऊपर गलती नहीं करना है। आपने मानिए 1 दिन वेस्ट किया, ऐसा होता है कि एक दिन के बाद दूसरा दिन भी वेस्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे कंसियसनेस अपना डेवलप करना है कि एक दिन अगर मेरा वेस्ट हो रहा है तो दूसरा दिन वेस्ट नहीं करना है। इसके लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप वीक का पूरा प्लान कर लेंगे, मुझे इतना टेस्ट देना है, ये कवर करना है, एक दिन वेस्ट होगा तो आप उसको भूल जाएंगे। और मैं इसके लिए क्या करता था, मैं हफ्ते में अगर मैं 6 दिन पढ़ पा रहा हूँ अच्छे से तो मैं उसको अच्छा मानता था, मतलब कि मैं अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ। तो ये पूरा ये सब कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है। जब आप प्लानिंग अच्छे से करेंगे, जब आपके आजू बाजू जो है लोग अच्छे होंगे तो एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, तो कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आ जाती है। और फिर आप फोकस भी रहेंगे। जैसे ऐसा नहीं कि मैं 24 घंटे पढ़ रहा हूँ, 24 घंटे में आपको 8 घंटे इफेक्टिवली पढ़ना है। लेकिन जब आप प्रीलिम्स पास में है और जब आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में पढ़ते तो मैं वहाँ पे बहुत रूथलेस पढ़ता था। मतलब वहाँ पे टाइम आपको हमेशा पता होना चाहिए, एक मिनट आपका कहाँ जाना। तो प्रीलिम्स के अगले दिन से ही मैं मेंस की तैयारी स्टार्ट करता था। अगर मैं टाइम वेस्ट हो रहा है तो मैं समझता था कि टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, अगली बार टाइम वेस्ट वहाँ नहीं है। तो वो 5 महीने उसमें आपको थोड़ा रूथलेस होना पड़ेगा। इतना तो क्योंकि आपको भीड़ से अलग होना है, इतना तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। सामने आपको जो कोड चिपकाना आप चिपका दीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो सामने आप रख दीजिए, लेकिन आप मोटिवेटेड रहने के जो भी करना आप करिए। सर एग्जॉस्शन होता है, जैसे 3-4 दिन आप पढ़ोगे ना सर, लेकिन एग्जॉस्शन आप 15 घंटे पढ़ के देखोगे ना तो ज़्यादा होगा। आप एक दिन 15 घंटे पढ़ के देखो, आप दूसरे दिन 10 घंटे भी नहीं पढ़ पाओगे या 5 घंटे भी नहीं पढ़ पाओगे। तो मैं मेंटेन रखता था 8-9 10 घंटे का, और कम्बिनेशन ऑफ ये रखता था कि मैं एक नया चीज़ भी पढ़ रहा हूँ, पुराना चीज़ भी रिवाइज कर रहा हूँ, डिस्कशन भी कर रहा हूँ। 2020 का जो अटेम्प्ट था उसमें मैं डिस्कशन को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रखा था, क्योंकि क्या होता है कि आप 19 में रैंक आ गया तो बहुत चीज़ें पता थी पहले से, तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि वापस से क्यों पढ़ूँ, लेकिन वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसको डिस्कशन के थ्रू मैं ज़्यादा पढ़ा कि शुरुआत के 1 महीने जीएस का डिस्कशन अपने दोस्तों के साथ, नई चीज़ें भी, फिर थोड़ा कुछ अपने लिए भी निकाल रहा हूँ, फिर अगले 1 महीने फिर ऑप्शनल का डिस्कशन, फिर लास्ट के 1 महीने में टेस्ट सीरीज और ये सब ज़्यादा अब खुद पे ज़्यादा टाइम दिया। तो करंट अफेयर्स के लिए सर लास्ट के मंथ में क्या करें अभी सर, किस तरह उसकी प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक? प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स देखिए, जो मेरा सोर्स था वो एक था कि न्यूज़पेपर मैं पहले से पढ़ रहा हूँ। लास्ट के 1-1.5 महीने में मैं न्यूज़पेपर नहीं फॉलो करता था। मैं विजन एज के जो
मंथली मैगजीन 19 में फॉलो किया था, फिर बाद में PT 365 फॉलो किया था। लेकिन मैं गूगल वगैरह बहुत करता था, जैसे मेरा स्ट्रेंथ एरिया इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक था, तो उसके रिलेटेड अगर कुछ आता है तो उसको गूगल करता था। फिर थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए जैसे मिनिस्ट्री के ईयर एंड रिव्यू पढ़ लिए, तो कहीं ना कहीं से वो थोड़ा गैदर, थोड़ा इन्फॉर्मेशन को थोड़ा ब्रॉड करता था प्रीलिम्स में। और मेंस में करंट अफेयर्स के लिए बहुत लिमिटेड रखता था कि मानिए अगर एक टॉपिक पे नहीं भी क्वेश्चन आता है, मेंस में आपने करंट अफेयर्स का एक टॉपिक स्पेसिफिकली नहीं भी पढ़ा, तो भी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर किए हैं तो उसमें आप मीडियम लेवल का आंसर उसमें भी लिख पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो होंगे वो एक दो। सर मैं पूछ रहा था, जब मॉक टेस्ट लगाते थे आपने सेकंड अटेम्प्ट में मॉक टेस्ट में आपका विजन का वीडियो देखा था मैंने, तो आपने जब सेकंड अटेम्प्ट की जब तैयारी कर रहे थे तो मॉक टेस्ट जैसे 3 महीने पहले आपने प्रीलिम्स का स्टार्ट किया होगा, तो आपने मॉक टेस्ट फर्स्ट रीडिंग के बाद लगाना चालू किया, बिना रीडिंग के हमने मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दिया? पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कि मॉक टेस्ट लगाना एक एग्जाम पैटर्न से फेमिलियर करना है, जैसे कि पूरे के पूरे 35 ही लगाए या फिर 15-20 लगा ले, जैसे कि एग्जाम का आइटरेशन को समझने के लिए? 2 क्वेश्चन। सर मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं आंसर बता देता हूँ। मैं ऑलमोस्ट 45 डेज पहले स्टार्ट किया था, रिजल्ट आया था, मैं 17 अगस्त से मैं स्टार्ट किया था। और बिलीव में बहुत डर लगता है प्रीलिम्स का स्टेज में, आप रैंक लेते आए तो भी आपको प्रीलिम्स में डर लगता है। लेकिन मैं क्या करता था कि 45 डेज में देखा, मैं 40 टेस्ट निकाला कि मैं 40 टेस्ट दूंगा। हर दिन सवेरे उठ के 7 से 9 में टेस्ट दे देता, चाहे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, चाहे पढ़ा हो या ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अगर 1-1.5 साल अच्छे से पढ़ा है तो आपको नॉलेज तो इतना है कि आप 60-70 मार्क्स के बराबर। सर जैसे मेरी तो फिर मैं देखिए 7 से 9 टेस्ट लिखा, उसको एनालाइज का 1 बजे तक, फिर कुछ उसके बारे में पढ़ा उस दिन, अच्छा। फिर अगले दिन फिर से टेस्ट लिखा। अच्छा ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके रिपीट किया। और मैं जनरली स्पीकिंग में सारे टेस्ट देता था, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट कवर करना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मानिए अगर आप सेक्शनल कवर नहीं कर रहे तो आपको कुछ एरिया वीक रह जाएगा, वो रिवाइज नहीं होगा। तो मैं टेस्ट प्लस रिवीजन को कंबाइन करता था कि टेस्ट भी साथ में दे रहा हूँ, रिवीजन भी उसके साथ साथ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रिवीजन कर लूंगा तब टेस्ट दूंगा, तो कभी ऐसा हो ही नहीं अच्छा पाएगा, अच्छा रिवाइज कर। ठीक। सर मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं सर। कोई दिक्कत नहीं है, मॉक टेस्ट में मेरे भी मार्क्स बहुत नहीं पड़ते थे, मेरे सर 60 तक आते शेयर किए, ऑन एन एवरेज 80 मार्क्स भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड में जाते जाते मेरा जो फुल टेस्ट होता था उसमें मार्क्स जो है वो 90 प्लस आने लगता था। अगर नहीं भी आए तो यूपीएससी थोड़ा लॉजिकल कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ देगा। आप 2021 के भी क्वेश्चन देख लीजिए, कहीं ना कहीं लॉजिकल होगा, कुछ क्वेश्चन हटा दीजिए 15-20 ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा हमेशा। हमेशा याद रखें, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है उसका प्राइम रीज़न ये है कि आप आसान क्वेश्चन या तो पॉलिटी इकोनॉमी में गलत किए होंगे, इसलिए आपका नहीं होगा। 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी गलत करेंगे तो नहीं होगा। तो आपको जो आसान एरिया है पॉलिटी इकोनॉमी में, आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहिए, वहाँ पे गलती नहीं करिए। फिर 1-2 स्ट्रेंथ एरिया रखिए जहाँ पे आपको थोड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर आपने सर यार ये क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। 2020 तक मेरा ये मानना था कि मैं 92 to 95, 96 तक करूँगा। लेकिन अगर क्वेश्चंस बहुत टफ हैं, उसके बाद भी मेरे ख्याल से 90 के नीचे जनरली स्पीकिंग नहीं जाना चाहिए। मेरा एक्यूरेसी उतना नहीं था, लोगों का एक्यूरेसी होता है तो वो 85 में भी मैनेज कर लेते हैं, तो 85 के नीचे तो मोस्टली नहीं, 85 से मेंस के लिए पूछा है, मेंस के लिए जीएस पूरा ओके पूरा जीएस कैसे मैनेज करना है सर? वो नो सर जीएस का पूरा सिलेबस को सब मेंस का बात करते हैं। ये सर मेंस सर जैसे कि उसमें इंसेंट हो गया, ठीक है। GS1 का तो बहुत एक सिंपल फंडा है कि अगर आपने प्रीलिम्स अच्छे से पढ़ा है ना तो GS1 बहुत हद तक कवर हो जाता है। ऐसे नहीं, अगर आप सारा हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब अच्छे से कवर करते हैं तो GS1 अपने आप कवर होते जाता है। और मेंस में तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे ज्योग्राफी का अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो मेंस का क्वेश्चन काफ़ी अलग होता है, वो ह्यूमन ज्योग्राफी से ज़्यादा होता है ना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्योग्राफी का क्वेश्चन कर रहे हैं ना तो आपको 50-60-70% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। आपका भी देखना सोसाइटी ज्योग्राफी इसके क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, सिमिलर लाइंस पे रिपीट होते हैं। सर आपने एंथ्रोपोलॉजी की शॉर्ट नोट्स का भी शॉर्ट बना दे, शॉर्ट नोट्स के शॉर्ट्स बना ले। जैसे मैं इंडिया @75 पढ़ा, उसके मैं 14 पेज के नोट्स बनाया था। फिर वहाँ से अगर मुझे कोट करना है कि जैसे टूरिज़्म पे कि नीति आयोग ने बोला है कि 100 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए,